बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स फेडरल बोर्ड इस बुक के सारे MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ताकि MCQs वाला सेक्शन हमारा पूरा हो। टोटल 9 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। किलोग्राम इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बेस यूनिट वाले टेबल में मेंशन है कि किलोग्राम बेस यूनिट है। ये सारा टेबल आपने लाजमी याद करना है। इसमें देखें ये किलोग्राम मैस का यूनिट दिया हुआ, तो ये बेस क्वांटिटीज़ वाला टेबल है और मैस का सिंबल एम है, किलोग्राम का सिंबल kg है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज़ मेजर्ड इन मोल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये मोल की डेफिनेशन। नेक्स्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 0.00650 आर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 3 डिजिट्स हैं इसमें जो सिग्निफिकेंट हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जो टॉपिक है ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। उसमें ये कुछ रूल्स हैं, 4-5 रूल यूजुअली होते हैं, 1 2 3 एंड 4। आपकी बुक में 4 हैं। अब ये 4 के अंदर आपका आंसर मौजूद है, ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। In figures reported as smaller than the digit 1, zeros after a decimal point के बाद वाले, that come before non-zero digit are not significant। ये नंबर देखें लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब होता है नंबर लेस देन 1। तो डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो ज़ीरो, ये 2 जो ज़ीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरी बात सुने गौर से, वो ज़ीरो जो कट जाते हैं, जैसे देखें डेसिमल के बाद ये जो ज़ीरो है ये यूजुअली तो कटता है ना, जो कटता है वो सिग्निफिकेंट है, काटना नहीं है, आपने उसको ऐसे समझ लें। यानी कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने बने, 3, 6, 5 और उसके बाद वाला 0। डेट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें कितने बने, 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें एक ही है। इसमें 1 2 3 4 5 6। देखें ये डेसिमल के ज़ीरो है ना जो काट रहे हैं, काउंट करने हैं आपने। नेक्स्ट देखें ज़रा, डेसिमल और नॉन ज़ीरो के दरमियान 2 ज़ीरो, ये नहीं सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो कितने बचे, 1 2 3 4। डेट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, पेटा। ये 10⁻15 होता है। बाकी भी देख लें, मेगा 10⁻6, पीको 10⁻−12 और किलो होता है 10⁻3। और अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो फिर इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, 10⁻12। ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल आप ओके कर लें, इसमें से भी एक MCQ आता है आमतौर पे। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज वर्नियर कैलिपर्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए नहीं आपने करना, स्क्रू गेज बेशक अच्छी मेजरमेंट देता है वर्नियर से, लेकिन जब इंटरनल डायमीटर की बात होगी तो वर्नियर कैलिपर के जाज ऐसे हैं कि वो बेस्ट मेजरमेंट देते हैं। हाँ, अगर एक्सटर्नल डायमीटर का पूछा जाए फिर स्क्रू गेज ऑप्शन करेक्ट होता। नेक्स्ट है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0 एंड थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल कंसाइड्स विद द डाटम लाइन, देन द मेजरमेंट ऑन द स्क्रू गेजेस। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 0.03 मिल। क्यों? क्योंकि मेन स्केल पे तो 0 है तो उसको तो आप छोड़ ही दें। बाकी थर्ड लाइन क्योंकि मिल रही है उसको स्क्रू गेज के हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। सिंप्लीफाई करें, आपका आंसर आएगा 0.03 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है 9.483 इंटू 10⁻3 मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो क्योंकि पावर है पॉजिटिव तो राइट साइड पे चलेंगे, और कितनी पॉजिटिव है, 3, तो 3 डिजिट्स राइट साइड पे चलेंगे। ये हो जाएगा 9483। डेट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट। तो मोल इज़ अ बेस यूनिट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
वो टेबल आपने अच्छी तरह तैयार करना है। द नंबर हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज़, अब देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यही ऑप्शन ठीक है। दूसरी बात ये, जब 10 की पावर होगी उसको आपने छोड़ देना है, बाकी जो कुछ बचा हुआ होगा वो आपने देखना है। अब इसमें 6 है तो ये एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज़। पहली बात तो याद रखें रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसमें ये ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही गलत हो गया ना, क्योंकि इसमें यूनिट दिया हुआ है। सी डी में से एक ठीक है, तो माइक्रो और मिली यानी कि मिली और माइक्रो, हाँ ये भी आपने ख्याल रखना है, जो पहले लिखा हुआ उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है। अब मिली क्या होता है, 10⁻⁻3, तो पहले हम लिखते हैं 10⁻³ डिवाइडेड बाई माइक्रो, वो क्या होता है 10⁻⁻6, तो -6 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा पावर +6 हो जाएगी, बेस सेम पावर z, -3 + 6 + 3 आया 10⁻³ यानी कि 1000। तो ए नहीं करेक्ट करना आपने, क्योंकि उसमें मीटर साथ दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है 1000। नेक्स्ट है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स इज़, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। वो क्यों, ये सॉल्व हुआ हुआ देखें, 0.2 मिलीमीटर्स, तो मिली का मतलब है 10⁻⁻3, तो हमने पहले m की जगह 10⁻⁻3 लिख लिया। अब 0.2 को जब 2 बनाएंगे तो 10⁻⁻1 एक और आ जाएगा। देखें बेस सेम पावर z 10⁻⁻4 हो गया, तो ये ऑप्शन बी तो यहाँ पे मिल गया। अब 10⁻⁻4 के जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे वो हो जाएगा 0.0002, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Change in position of a body from initial to final point is called displacement. Option B is correct. क्यों correct है, ये displacement की definition लिखी हुई है। Next है motion of a screw of rotating fan is rotatory motion. Option D is correct. Option A circular motion इसका correct नहीं है। क्यों correct नहीं है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर पार्टिकल पूरे का पूरा ऐसे सर्कल में घूम रहा हो ना, तब वो सर्कुलर मोशन होती है। तो स्क्रू के केस में ऐसा तो नहीं है, स्क्रू तो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है, जैसे ये मार्कर अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन अ westward direction and produces a deceleration of 8 meters per second square to stop. The direction of its acceleration is towards east. Option B is correct. क्योंकि देखें ये westward है और आगे कह रहा है deceleration. Deceleration का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे हो जाएगी। इसी तरह अब ये क्योंकि ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेस्ट में हो जाएगी, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्टिवली। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 7 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स। वो क्यों, अभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लें। नॉर्थ अगर आपके बिल्कुल सामने है तो राइट साइड पे होगा ईस्ट, लेफ़्ट साइड पे होगा वेस्ट और आपके बैकवर्ड साउथ होगा। अब देखें 3 किलोमीटर वेस्ट और 4 किलोमीटर साउथ, तो हम 3 किलोमीटर वेस्ट बनाते हैं और 4 किलोमीटर साउथ। ये 3 किलोमीटर हो गया वेस्ट और 4 किलोमीटर हो गया साउथ वाली डायरेक्शन में, तो 4 3 ये टोटल तो बन गया 7। ये तो सीधा सीधा डिस्टेंस हमारे पास आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक सीधा वाला स्ट्रेट डिस्टेंस, ये हमने फाइंड करना। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आ गया और 4 का स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं, 3 का 9 4 का 16, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया जी 25। तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कंसिडर करें तो हाइपोटेन्यूज आ गया 5, दैट्स वाई 7 इज डिस्टेंस एंड 5 इज डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ राइडर is
training a horse. Horse moves 60 meters towards right in 3 seconds and then it turns back and travels 30 meters in 2 seconds. Find its average velocity. तो पहले तो हम डिस्टेंस चेक करते हैं. 60 मीटर आगे गया है, 30 मीटर फिर वापस भी आ गया है. तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया टोटल 30, क्योंकि 30 वापस जो आया 60 माइनस 30 30 आ गया. और टाइम कितना लगा 3 इंटू 5 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो वो हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. If a cyclist has deceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, then change in velocity of cyclist is, तो acceleration क्या होता है, change in velocity divided by time. बस values put करते हैं. acceleration 2 meter per second square एक ही जगह पे put कर दिया, ये 2. डेल भी हमने फाइंड करना है, टाइम हमें 5 दिया है, तो 5 2 is 10 मीटर पर सेकेंड. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड if it has acceleration of 2 meter per second square for 10 seconds. What is the final velocity of the car? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. क्यों? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है. इनिशियल 10 दी हुई है, पुट करते हैं. एक्सेलरेशन 2 दिया हुआ है, पुट करते हैं. टाइम 10 सेकेंड्स है, वो भी पुट करते हैं. 10 2 20, तो 20 प्लस 10 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, व्हेन द स्लोप ऑफ अ बॉडीज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीजेज द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो में देता है वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीजिंग वेलोसिटी. नेक्स्ट है, बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप. What is the magnitude of acceleration at the top of its path? तो टॉप पे बी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा. ऑप्शन बी करेक्ट है. हाँ, जब वो टॉप पे पहुंचेगा, जब वो एक लम्हे के लिए रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी उस टाइम पे ज़ीरो होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. और अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? वेलोसिटी वाला. नेक्स्ट, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट है, इन 5 seconds अ कार एक्सेलरेट्स सो डैट इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाई 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन इज, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम करेंगे. एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, इज इक्वल टू डेल वी बी टी. डेल वी 20 है, टाइम टी है, टाइम टी 5 है, तो 4 आ गया. ऑप्शन बी करेक्ट. नेक्स्ट, बॉल ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 seconds. द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द बॉल, तो आपने फाइनल स्पीड यानी कि फाइंड करनी है. अब ऊपर से जब हम बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब हाथ में वो बॉल आपने पकड़ा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो क्योंकि रेस्ट में है. इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं फर्स्ट वाली. वी आई 0 पुट कर लिया, जी आया 9.8, टाइम 4 दिया हुआ, तो ये कितना आ गया 39.2 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द कार. इंक्रीजिंग स्पीड, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है जो यूपर की तरफ जा रहा है. ये ज़ीरो वेलोसिटी का ग्राफ है, ये जो ए वाला है स्ट्रेट लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, जिस हिसाब से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है टाइम भी. सी आपको बता दिया. डी, ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है. फर्स्ट पार्ट इज, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. mass. Option A is correct. Inertia of a body is related to mass. Inertia डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mass के. तो अब आगे भी MCQs आएंगे inertia के, तो आप जहन में रख लें inertia चीज़ क्या है. मतलब फ़र्ज़ करते हैं सुबह बच्चा जब उठता है, पेरेंट्स कहते हैं स्कूल जाएं, वो आगे से अगर वो झूठे बहाने शाने जो बनाता है ना, रेजिस्ट करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, यानी कि वो रेस्ट में, वो चाहता है मैं रेस्ट में ही रहूं, तो वो जो झूठे बहाने हैं ना, उनको हम इनर्शिया कहते हैं. तो जितना बच्चा हैवी होगा उतना उसको उठा के स्कूल ज़बरदस्ती भेजना मुश्किल होगा. तो यहाँ से आप जहन में रख लें, मैथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया. जितना मैथ ज़्यादा उतना इनर्शिया भी ज़्यादा. अब साइकिल की निस्बत ट्रेन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन का मैथ ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन
is applied to a body weighing 10 Newton. Its acceleration in meter per second square is, तो इसका एक्सलेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि W होता है mg के इक्वल, W इज इक्वल टू mg। तो ये वेट हमें दिया गया है 10, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में। g भी 10 होता है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन 10 से 10 कैंसिल, मैस आ गया 1 kg। अब फोर्स दी गई है 5 न्यूटन, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू m में, वैल्यूज़ पुट करते हैं। F की जगह 5 पुट हो गया, मैस अब भी फाइंड किया था 1, वो पुट हो गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एज अ यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को हम P से शो करते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्यों करेक्ट है? P इज़ इक्वल टू mv फार्मूला है, मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, मीटर का यूनिट है, सॉरी अपना वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है? वैसे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है, लेकिन अब यहाँ पे फोर्स जो है वो वेट है, वेट ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड खींच रहा होता है ना। नेक्स्ट है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, फोर्स इनटू टाइम। कैसे करेक्ट है? कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स को कहते हैं, तो रेट जो होता है, रेट का मतलब होता है आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। इज करेक्ट। इम्पल्स भी हम इसी को बोलते हैं, चलें वो भी देख लें। इम्पल्स क्या होता है? F मल्टीप्लाई बाई टी, तो अगर ये टी इधर जाके डिवाइड हो जाए तो इम्पल्स डिवाइडेड बाई टाइम वो होता है फोर्स। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। और जब रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो होगा अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है नंबर 6, अ बुक ऑफ मैथ 5 kg is placed on the table. Magnitude of net force acting on the book is, तो नेट फोर्स की अगर बात करें ना, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना तो नेट फोर्स जीरो होती है। अब यहाँ पे जीरो तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब है यहाँ नेट फोर्स ही, यहाँ पे वेट पूछा जा रहा होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट एक्टिंग ऑन द बुक। तो वेट W इज इक्वल टू mg से हम कैलकुलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू m इंटू जी 10, तो ये 50 न्यूटन वेट तब निकलेगा। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ थर्स्ट फोर्स इज अ कंसीक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें यूज़ हो रहा है थर्स्ट में। थर्स्ट क्या है? उछालने को, जब कुछ चीज़ उछलती है ना उस फोर्स को हम कहते हैं थर्स्ट फोर्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एग्जांपल आप रॉकेट वाली जहन में रख लें कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है, गैसेस डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती हैं एक्शन के तौर पे, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है उस गैसेस के थर्स्ट की वजह से, रिएक्शन फोर्स है वो, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 seconds एंड इट प्रोड्यूसेस 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन इट्स मोमेंटम। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 25 आएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉल्व भी कर देते हैं, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स डैट बैलेंसेज योर वेट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रही होती है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही होती है। वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट, व्हेन अ हैंगिंग कॉर्पेट इज बीटन बाय स्टिक डस्ट फ्लाइज ऑफ द कॉर्पेट, इट इज़ मेनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द डस्ट। जब आप कारपेट को हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स अपनी जगह पे रहना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, इनर्शिया प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है बकेट हैविंग सम वाटर इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल, जैसे ये शो हो रहा है यहाँ पे वर्टिकल सर्कल। वाटर डजंट स्पिल आउट इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन।
ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द वाटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब देखें इनर्शिया समझना कितना ज़रूरी है। फोर्स विच मूव्स द कार इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर। नेक्स्ट है न्यूटन पर किलोग्राम इज़ इक्विवेलेंट टू, तो एफ इज़ इक्वल टू एम में लिखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, तो हमने लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पर किलोग्राम पहले से दिया हुआ है, तो किलोग्राम पर किलोग्राम कैंसल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो वेट होगा वो W इज़ इक्वल टू mg। मैस 1 पुट करें जी 9.8 है, तो 9.8 न्यूटन्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट नेट फोर्स ऑन बॉडी फॉलिंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। तो नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो, एफ इज इक्वल टू एम में ए ज़ीरो पुट करें तो एफ भी ज़ीरो आ जाएगा। डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 1, अ सीसा balances perfectly with two children of equal weight sitting at equal distances from the fulcrum. If one child moves closer to the fulcrum, option C is correct. The seesaw tips towards the child who stayed further away. अब हम ये देखते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट क्यों है। क्योंकि सीसा वो वर्क करता है मोमेंट के प्रिंसिपल पे। मोमेंट का दूसरा नाम टॉर्क भी है। तो मोमेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या है कि ओरिजिन से लेके जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो जो मोमेंट आर्म है ना वो कम हो जाता है, जब बच्चा आगे की तरफ जाता है तो वो मोमेंट आर्म कम हो जाता है। अब मोमेंट एक साइड पे हो गए कम, हमने मोमेंट दोनों साइड पे इक्वल रखना है क्योंकि बैलेंस करना है उसको, तो फिर इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। सीसा टिप्स टुवर्ड्स द चाइल्ड हु स्टेड फर्दर अवे। क्वेश्चन नंबर 2, when line of action of the applied force passes through its pivot point, the moment arm of the force acting on the body is zero. Option C is correct. अभी मोमेंट आर्म वाली बात मैंने आपको बताई, तो जब लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन में से पास करती है, ओरिजिन कह लें, पिवट पॉइंट कह लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें, तो मोमेंट आर्म हो जाता है ज़ीरो। तो जब आप डी की जगह ज़ीरो पुट करते हैं इस डी में, तो मोमेंट ज़ीरो, नेट रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है। डेट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अभी चेक करते हैं कि ये क्यों करेक्ट है। अब रेस्ट वाली बात तो चलें सीधी सीधी हो गई ना कि सब कुछ ही ज़ीरो। यूनिफॉर्म रोटेशनल वेलोसिटी, तो इसका मतलब होगा कि उसका जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। तो रोटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब होता है कि टॉर्क भी ज़ीरो। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है जी, एक्सेलरेशन ज़ीरो। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली। इसका मतलब ये है कि इस पे जो इक्विलिब्रियम है ना उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लें, क्योंकि यूनिफॉर्म रोटेशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है। स्टैटिक तब होती जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ सेटिस्फाई हो रही होती। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन यू थ्रो अ वेटेड फिशिंग नेट इनटू अ calm lake, as the net sinks it opens fully underwater, spreading out its mesh evenly. Compared to the moment it left your hand, where is the net's center of mass now? Option D is correct, unchanged from its position when thrown. क्वेश्चन ये है कि जब हम एक फिशिंग नेट को किसी झील में फेंकते हैं तो जब वो झील में जाता है तो नेट तो सारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद आप उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है?
सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, ओरिएंटेशन पे या शेप पे नहीं डिपेंड करता। तो जब हमने नेट को फेंका और वो ओपन हुआ तो शेप तो उसकी बेशक चेंज हो गई, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका सेम है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। A tight rope walker is carrying a long pole. While walking across a rope, the stability of the walker is affected if the pole is long and placed horizontally. Option B is correct. तो ऑप्शन बी करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस वजह से उसका सेंटर ऑफ मास लो हो जाएगा, मास उसका ज़्यादा डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी सरफेस देन ऑन अ नॉन स्लिपरी वन बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जब नॉन स्लिपरी होगी तो ज़ाहिर उस पर फ्रिक्शन कम हो जाएगी और स्लिपरी पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट नंबर 9, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Question number 10 is the correct order of comparison for the terminal speeds of a raindrop, snowflake and hailstone. Option B is correct. Hailstone is greater than raindrop, greater than snowflake. अभी आपको उसकी रीज़न बताते हैं। अब टर्मिनल स्पीड तो डिपेंड कर रही होती है मैस पे, और भी चीज़ों पे करती है, लेकिन मेनली मैस ही है। सरफेस एरिया, शेप, एयर रेजिस्टेंस, इन पे भी करती है। बहरहाल अगर आप सिर्फ मैथ चेक करें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हेल स्टोन का मैथ ज़्यादा है तो टर्मिनल स्पीड भी ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर पे रेन ड्रॉप और तीसरे नंबर पे स्नो फ्लेक। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ यू आर ट्राइंग टू लूजन अ नट यूजिंग a spanner but it is not working. In order to open the nut, you need to insert a pipe to increase length of the spanner. Option A is correct. वजह क्या है? मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो जब मोमेंट आर्म इंक्रीज होगा तो ज़ाहिर टार्क भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। Number 12 is the force that always changes direction of velocity and not its magnitude is called centripetal force. क्योंकि सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है ना, तो सर्कल में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। नेक्स्ट इज द रीजन दैट अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न इज लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर में मूव करने पे मजबूर कर देती, तो अगर वो कम होगी तो कार रोड से बाहर की तरफ निकल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज अ कार ड्राइव्स एट स्टेडी स्पीड अराउंड अ perfectly circular track. Both the acceleration and net force on the car point inward. Option D is correct. एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली बात हो गई, उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही नेट फोर्स की भी होगी, तो दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि इनवर्ड होगी। A satellite of mass m is revolving around the earth with an orbital speed v. If mass of the satellite is doubled, its orbital speed will become no change, remain the same. Option D is correct. क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड मैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, अपना सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, अर्थ के मैस पे डिपेंड करती है। ये इसका फार्मूला है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। अब जी कांस्टेंट है, मैस भी ज़ाहिर अर्थ का कांस्टेंट है, तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज स्टील। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
हो सकता है आप सोच रहे हो कि रबड़ क्यों नहीं है, क्योंकि जितनी फोर्स आप रबड़ पे लगाएंगे उतनी स्टील पे लगाएं तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो स्टील पे जितनी लगाएं उतनी रबड़ पे लगाएं वो तो टूट फूट जाएगा। तो इलास्टिसिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस भी आए। तो रबड़ क्योंकि टूट जाएगा उतनी फोर्स से, इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। नेक्स्ट इज़ हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये यील्ड और प्लास्टिक लिमिट ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता, और हुक्स लॉ के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट अप्लाई होती। क्वेश्चन नंबर 3, a mass of 2 kg is hung by spring which displaces it through 5 centimeters. The spring constant is 400 न्यूटन पर मीटर। कैसे? F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ यूज़ किया। अब F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सो एम जी इज इक्वल टू के एक्स वैल्यूज़ पुट कर दें, M2 G10 के 0.05 मीटर्स, क्योंकि सेंटीमीटर गिवन था ना, उसको मीटर्स में चेंज करेंगे तो एक्स आ जाएगा 400 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मटीरियल्स विच डोंट regain its original shape after removal of the load producing deformation are termed as plastic materials. Option B is correct. ये डेफिनेशन है प्लास्टिक मटेरियल्स की। एस ए यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच विल एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सारे मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं, ये आप देख लें। तो इसका ये ऑप्शन सी करेक्ट बन रहा है। 8 × 10⁻⁶ पास्कल। अ गर्ल ऑफ मैस 40 kg वीयरिंग हाई हील शूज़ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ 1000 m बार्स इज इक्विवेलेंट टू 100 K पास्कल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख लें। 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास 100 K पास्कल आ जाएगा। और भी कुछ ऊपर छोटा मोटा लिखा हुआ काम की चीज़ें देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ 1 mmHg इज इक्वल टू 1.316 × 10⁻³ atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि 1 mmHg होता है 1/760 atm। तो इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर पे, ये आएगा 0.001316 atm। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.316 × 10⁻³ atm आएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉमनली measured using a barometer. Option B is correct. Question number 10, pressure of liquid in container increase with depth. P is equal to rho g h में देखें ना कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, इस वजह से डेप्थ के इंक्रीज होने से प्रेशर भी इंक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट मरी। ऑप्शन डी करेक्ट। क्यों? जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है, हाइट इंक्रीज होती जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो मरी की। क्वेश्चन नंबर 12, अ गर्ल ऑफ मैस 50 kg wears heels with an area of 2 cm² in contact with the ground. The pressure she exerts on the ground is। अब इसके चारों ऑप्शन ही रॉन्ग हैं, कोई भी ठीक नहीं है। कैलकुलेशन मैंने की हुई है, देख लें। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, F इज़ इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। एम 50 kg पुट किया, जी 10 है, एरिया 2 cm² था, उसको मीटर्स में चेंज करेंगे 2 × 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर आता है 25 × 10⁵ पास्कल्स। नेक्स्ट है, डाइवर्स वियर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लो प्रेशर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेशनरी फ्लूइड द लोकल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड वेरी विद डेप्थ ओनली। ये फिर वो यहाँ आ गया ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच वाला, तो पी वेरीज ओनली विद डेप्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मैन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी स्मॉलर व्हेन ही स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि कंटैक्ट एरिया अगर मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कंटैक्ट एरिया और प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जूल इज इक्वल टू वाट सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि पावर हमारे पास होती है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम।
पावर का यूनिट है वाट, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड। तो सेकंड इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जूल हमारे पास क्या आ जाएगा, वाट टाइम्स सेकंड। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, वाट सेकंड। Question number 2. A car, an elephant and a cricket ball have same kinetic energies. Which of these will have a greater speed? Option C is correct, cricket ball. क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ऑब्जेक्ट पे मास पे डिपेंड कर रही होती है स्पीड। अब क्योंकि सबसे कम मास क्रिकेट बॉल का है तो इसलिए उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3. अ बॉल weighing 50 न्यूटन इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़। इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी MGH में हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। mg एक्चुअली W है, W की जगह हमने 50 लिख दिया। हाइट 5 मीटर्स थी तो 50 × 5 वो आगे 250 जूल्स। अब इसमें तो कोई भी 250 जूल्स नहीं है, तो अगर 25 जूल आपने आंसर लेके आना है तो फिर आपको 5 मीटर की बजाय हाइट को 0.5 मीटर करना पड़ेगा। इसको फिर करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द पावर यूटिलाइज्ड व्हेन 100 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 5 सेकेंड्स। तो पावर का फार्मूला पहले भी आपने देखा, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क 100 जूल्स है, टाइम 5 सेकेंड्स है, 100 बाई 5 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 वाट। क्वेश्चन नंबर 5. द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. अ 4 kg बॉडी इज थ्रोन vertically upward from the ground with a velocity of 5 meter per second. If friction is neglected, its kinetic energy just before hitting the ground is 50 joules. Option B is correct. क्यों? जब काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करना चाहते हैं और फ्रिक्शन भी नहीं है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल दोनों इक्वल होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। हम मैथ उसमें 4 kg पुट करेंगे। वेलोसिटी v5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 4 100 डिवाइडेड बाई 250 आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशंस आप देख लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इट्स EK इंक्रीजेज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, एंड EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो इसका मतलब हाइट डिक्रीज कर रही है। हाइट डिक्रीज का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एनर्जी डिराइव फ्रॉम हीटेड ग्राउंड इज जियोथर्मल एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, a weight lifter of power 1960 watt lifts a load of mass capital M from the ground to a height of 2 meter in 3 seconds. M is आपने वो mass बताना है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 300 kgs। कैलकुलेशन हमने की है। पावर क्या था जी, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो होगी mgh डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से m क्या आया, PT/GH। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमें गिवन है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 294 kg। तो इस सूरत में ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट करें तो वो 300 kg ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच वन इज़ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ। तो सनलाइट रीन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 11. 1 यूनिट ऑफ हार्स पावर इज इक्विवेलेंट टू 746 वाट। ये हार्स पावर जो है ये ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है। जैसे हम ऐसा ही सिस्टम यूज़ करते हैं तो ऐसे ही और भी सिस्टम्स हैं, ब्रिटिश, गाजियन, अमेरिकन। इसमें पाउंड्स यूज़ होगा। 550 पाउंड है अगर हाइट 1 फीट है, टाइम 1 सेकंड है तो उसको हम 1 हार्स पावर कहते हैं। वो 760 वाट के इक्वल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. प्रैक्टिकल इंजन कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी इक्वल और ग्रेटर देन 1। एफिशिएंसी कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं होती। क्यों? आउटपुट हमेशा इनपुट से कम आती है, इसलिए ये 1 से कम ही होगी।
Next, question number 13. A heavy and a lighter object have same moments. The object with greater kinetic energy is lighter. Option A is correct. क्योंकि greater kinetic energy का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का मास कम है, लेकिन अगर दोनों का मोमेंट सेम है तो P इज इक्वल टू mv की बात करें। ये ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हैं, उनको गौर से देखें, आपको और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बट काजेज नो डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क तो ज़ीरो होगा। वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। अ बॉक्स इज टेकन टू द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग बाय डूइंग सम वर्क, दिस वर्क कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट पे डिपेंड कर रही होती है, हाइट इंक्रीज उनसे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी फेजेज ऑफ मैटर आर देयर? 3। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट बेसिक फिजिक्स में। लेकिन अगर आप 4 भी लिख दें, प्लाज्मा भी ऐड हो जाए, तो मेरे ख्याल में रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द मटीरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन? सॉलिड्स में वाइब्रेशन होती है सिर्फ क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। तो लिक्विड में साथ ट्रांसलेशन भी होगी और गैसेस में साथ रोटेशन भी होगी। क्वेश्चन नंबर 3। विच अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर? ऑल हैव द सेम डेंसिटी। ऑप्शन डी करेक्ट। क्यों? डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर पे तो डेंसिटी डिपेंड ही नहीं कर रही। एक चीज़ और भी याद रख लें, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द मास ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 50 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब? डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वैल्यूज पुट करते हैं, डेंसिटी 50 दी हुई है, वॉल्यूम 5 है, तो मल्टीप्लाई होकर 250 kg हमारे पास मास आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। गैसेज एंड लिक्विड्स आर कैटेगराइज्ड एज फ्लूइड्स। जब भी फ्लूइड का वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब होता है ये गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ गैसेज? ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली। अब ये बाकी तीनों गलत हैं। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक हो तो सॉलिड्स में, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रिपीटिंग पैटर्न, ये भी सॉलिड है। पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन, ये भी सॉलिड्स है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ particles that are highly compressible and can fill any container? ऑप्शन सी गैस इज़ करेक्ट। फिल एनी कंटेनर, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गैस ही होती है। क्वेश्चन नंबर 8। What happens to the arrangement of particles when solid is heated and turns into liquid? जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स उसके दूर दूर जाना शुरू हो जाते हैं। पार्टिकल्स मूव फार्दर अपार्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी? लाइट एनर्जी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो सारे जितने पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट, इट्स इंटरनल एनर्जी विल बी, तो वो भी कांस्टेंट ही होगी क्योंकि यू इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिमेन्स द सेम। Question number 11. Which of the following physical properties is used in mercury thermometer? Volume. Option C is correct. Question number 12. Which of the following can increase the sensitivity of liquid in glass thermometer? Option B, using a lower capillary tube and also narrow capillary tube. Option B is correct. Question number 13. Thermometer which is most suitable for measuring rapid changing temperatures is thermocouple. Option D is correct. Thermocouples work on thermometric effect. It generates voltage depending on temperature difference. That's why option D is correct. Question number 14. Mercury has uniform linear expansion in liquid. In glass thermometers, a liquid in glass thermometer has a mercury level of 2 cm at melting point of ice
and a mercury level of 6 centimeter at boiling point of water. What is the distance between 1 degree centigrade division on Celsius scale of thermometer? तो पहले एक्सपेंशन कितना है वो चेक करते हैं. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सेल्सियस में क्योंकि 100 डिग्रीज हैं तो लेंथ पर 1 डिग्री आएगी. एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई रेंज 4/100 0.04 centimeters. Option A is correct. Question number 15. Which thermometer uses voltage to measure temperature of a hot body? Thermocouple. Option A is correct. ये भी आपने बात चेक की थी. Question number 30. Question number 1. If a bar magnet is cut in half, it will become the same magnet. बस आप दरमियान से भी किसी बार मैग्नेट को काटें तो ये नहीं होगा कि साउथ पोल अलहदा और नॉर्थ पोल अलहदा हो जाए. वो दो न्यू मैग्नेट्स बन जाएंगे. दोनों के साथ साउथ और नॉर्थ पोल होंगे. क्वेश्चन नंबर 2. विच वन इज़ द क्विकेस्ट मेथड टू मैग्नेटाइज द मटीरियल? पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉइल. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट क्योंकि करंट जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है तो मैग्नेट जनरेट हो जाएगा वहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 3. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इक्वेटर पे वीक होती है ये और पोल्स पे स्ट्रॉन्गर. क्वेश्चन नंबर 4. द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मोशन ऑफ आयंस इन द कोर. मोल्टन स्टेट में आयरन होता है इसमें अर्थ की कोर में. क्वेश्चन नंबर 5. मटीरियल विच इज़ द बेस्ट वन फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट? स्टील. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Question number 6. Material which is the best one for making an electromagnet? Soft iron. Option A is correct. Question number 7. A sensitive magnetic material is to shielded by the external magnetic field. It should be kept inside a box of soft iron. Option D. Question number 8. Magnetic field lines are closed. Poles पे ये dense होती हैं. Question number 9. When two current carrying wires in the same direction are placed parallel near each other due to magnetic field produced by each wire, they attract each other. Option B is correct. और अगर opposite direction होगी तो वो repel करेंगी. रीज़न क्या है? ड्यू टू एम्पेयर्स फोर्स लॉ. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following material is ferromagnetic? Nickel is ferromagnetic. फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से. आयरन, कोबाल्ट, निकल ये तीनों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द टर्म थ्योरी एज इट इज़ यूज्ड इन साइंस? A theory is comprehensive set of ideas explaining a phenomenon in nature. Option B is correct. Question number 2. Which statement below correctly identifies the difference between laws and theories? Option A. Laws describe phenomena while theories explain why phenomena exist. यानी कि लॉ बताता है कि ये क्या है और थ्योरी बताती है कि ये क्यों है. That's why option A is correct. Question number 3. Why do scientists develop a hypothesis before conducting research? Option B is correct. It helps to predict outcomes and define the parameters of the research. Hypothesis actually guides experiments. Question number 4. The branch of physics that is most important when studying how glasses help people see? Optics. Option D is correct. Question number 5. When studying how air conditioners cool your house, then it is thermodynamics. Option A is correct. Question number 6. The branch of physics that deals with the particles such as neutrons and protons, it is nuclear physics. Option D is correct. Which branch of science plays an important role in engineering? It is physics. Option C is correct. Question number 8. Physics is one of the branches of physical sciences. Option A is correct.